हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुछ वक्तव्य दिए थे और उस टाइम क्या घटना चल रही थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, इस पर हम कुछ पीवाईक्यूज कर रहे थे। आज आगे के पीवाईक्यूज करेंगे। यहाँ सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, किसके साथ क्या संबंधित है। शहीद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी एक पत्रिका निकालते थे मराठी भाषा में, ठीक है। और एम के गांधी यंग इंडिया पत्रिका निकालते थे मराठी भाषा में। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ए सेकंड हो जाएगा शहीद अहमद खां। जयप्रकाश नारायण बी हो जाएगा। बी हो जाएगा वन संपूर्ण क्रांति। बाल गंगाधर तिलक थर्ड हो जाएगा और एम के गांधी फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड, वन, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिलाना है कि कौन सा चीज किस सन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कि हमें पता है 1942 में हुआ था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी कांग्रेस के अंदर ही। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनको त्याग पद देना पड़ा था कुछ आंतरिक मतभेद के कारण, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे और वो जीत गए थे अध्यक्ष पद पे, तो फिर उन्होंने त्याग पद दे दिया था और कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसकी वजह से उन्हें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से उन्हें स्थगित कर दिया था और 3 साल तक पार्टी के किसी भी पद पे वो नहीं अपनी लड़ सकते थे चुनाव, ठीक है। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो बी हो जाएगा वन, ठीक है। राजाजी फॉर्मूला हुआ था 1944 में, सी फोर्थ हो जाएगा। और आईएनए मुकदमा हुआ था थर्ड। राजाजी फॉर्मूला ये है कि सी राज गोपालाचारी जो है वो क्या किए थे कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होने वाला था, तो उन्होंने एक राजा जी फॉर्मूला दिया था जिसमें भारत पाकिस्तान का अगर विभाजन होगा तो एक जनमत संग्रह कराया जाए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें, और साथ ही साथ अगर विभाजन हो गया तो रक्षा पर, सुरक्षा पर और आंतरिक प्रशासन इत्यादि पर एक संयुक्त प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे नहीं माना, हटा दिया। तो राजा जी फॉर्मूला ये था। आईएनए का मुकदमा यह है कि इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज पर मुकदमा जो चला था, ठीक है, वो आईएनए का मुकदमा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सेकंड, वन, फोर्थ, थर्ड। तो सेकंड, वन, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन किससे बड़ा था कौन किससे छोटा। तो सबसे बड़े हमारे राजा राम मोहन राय थे, 1772 में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद हमारे सर सैयद अहमद खां थे, इनका 1817 में। फिर बाल गंगाधर तिलक थे, ये 1851 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1856 में, ठीक है। तो पहले होगा डी, यानी फोर्थ होगा, फिर होगा सेकंड, फोर्थ होगा, सेकंड होगा, और फिर होगा वन, वन होगा, और फिर होगा लास्ट में थर्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन निम्न में से किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम? किसने कहा है? तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा है कि जो स्वराज होगा वो ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। क्योंकि भारत ने बहुत ही यत्न प्रयत्न करके, आंदोलन करके स्वराज की प्राप्ति की है, और ये पूर्ण अभिव्यक्ति घोषणा होगी। पूरे भारत के जो जन आंदोलन हुआ है, पूरे भारत के लोगों की अभिव्यक्ति होगी एक तरह से। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वराज ब्रिटिश संसद
गांधी जी के पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, वे राज्य भी समाज स्थापित चाहते थे, इसलिए वे पुलिस, जेल, अधिवक्ता, कोर्ट, न्यायालय इन सब की बुराई भी करते हैं। उनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, बहुत ही पतली पुस्तक है, आप सब लोग उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए भी, संवाद भाषा में लिखी गई है। उसमें महात्मा गांधी के पूरे राज्य का दर्शन होता है, किस तरह का राज्य वो चाहते हैं, ठीक है, किस तरह का राज्य चाहते हैं, किस तरह की वो राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और उनके स्वतंत्रता के बाद क्या उनके विचार हैं कि किस तरह का भारत बनना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह, मास एवं संवर्ग कायदा दल किसने बनाया? तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक जन समूह का दर्जा महात्मा गांधी ने दिया। जब महात्मा गांधी आए 1915 में भारत, कांग्रेस तो 1885 से थी, एओ ह्यूम द्वारा स्थापित की गई, लेकिन जब महात्मा गांधी जब आए भारत में तो वो लोगों से 1 to 1 मिलते थे, ठीक है, लोगों के बीच जाकर बात करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, पूरे भारत भ्रमण उन्होंने किया था 1 साल तक, उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आए थे और एक जन समूह लोगों कांग्रेस को लोगों से पूरी तरह से जोड़ दिया था, लोग कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते थे, ठीक है, इसीलिए बहुत 1966 तक हमारे यहाँ एक दलीय प्रभु राज कांग्रेस का ही राज्य रहा था, ठीक, कांग्रेस को लोग अपनी पार्टी मानते थे, एक तरह से उन्हें अपना आंदोलन मानते थे लोग, इसलिए जन समूह का दर्जा महात्मा गांधी ने कांग्रेस को दिलवाया, ठीक है, एक संवर्ग, अलग अलग वर्ग, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी कांग्रेस को अपना मानते थे, तो जन समूह और संवर्ग का दर्जा महात्मा गांधी ने दिलवाया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि योजना आयोग होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश राज सुभाष चंद्र बोस, नहीं सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को निम्नलिखित में किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? राम मोहन राय, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर या एम एन रॉय? तो बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना है मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प। मार्क्सवाद में क्या होता है, वो बोलते हैं कि पूंजीपति जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे हैं, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि महात्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू जो है, जो हिंदू धर्म है वो दलित वर्ग का शोषण करती है, इसीलिए बौद्ध धर्म को एक उदार और नैतिक विकल्प माना गया है कि वहां पे न पूंजीपति किसी प्रकार का है और ना ही किसी प्रकार का हिंदू धर्म है, वहां पे सभी लोग समान है, इसलिए मार्क्सवाद का एक अच्छा विकल्प रहता है बौद्ध धर्म। और बी आर अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, दलितों को भी बौद्ध धर्म की ओर जाने को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए, जनता राजा के लिए नहीं है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारे जीवन में एक नई रोशनी आ गई है जो कहती है कि जनता राजा के लिए, राजा जनता के लिए नहीं है, ठीक है, राजा जनता के लिए है, जो कहती है कि राजा जनता के लिए, जनता राजा के लिए नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कि राजा को जनता के लिए काम करना होगा। दादा भाई नौरोजी थे जो उन्होंने अपवहन सिद्धांत दिया था, ठीक, ड्रेन थ्योरी दी थी, कैसे मनी जो है, हमारी जो देश की जो मूल्य है, हमारा जो देश का पैसा है वो कैसे ब्रिटेन ही जाता है, इस तरह से उन्होंने अपवहन सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी जी तो पहले ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के मेंबर बने थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, सोवेटो या प्रिटोरिया? तो गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी एक गुजराती का केस लड़ने 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वे वहां 22 वर्ष तक रुक गए थे, ठीक है, और वहां पे उन्होंने देखा जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों के साथ, वहां पे जो भारतीय उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे रह के एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, लगभग 14 वर्षों तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के लोग गांधी जी को बहुत
मानते हैं वहां पे, और उन्होंने वहां पे रह के वकालत भी की और भारतीयों की केस भी लड़े और वहां पे एक अहिंसात्मक आंदोलन भी चलाया। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग से जन विद्रोह को पहली बार जन संगठित किया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। दी ओरियन, आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य और लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, बाकी के 3 तिलक द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, अरविंद घोष भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्हें क्या कहते हैं कि एक षड्यंत्र कांड में अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दी थी। उसके बाद जब वो वापस आए तो वो एक आध्यात्मिक राजनीतिज्ञ बन गए। ठीक है, उनका जो राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक हो चुका था। तो अरविंद घोष ने सावित्री और लाइफ डिवाइन ऐसी पुस्तकें लिखी थी। अरविंद घोष ने राष्ट्र के जो स्वतंत्र संग्राम हो रहा था उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? आर दिवाकर, सी.एफ. एंड्रूज, जी.एन. धवन और लुई फिशर। तो आर दिवाकर ने कहा था कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया जबकि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया। तो ये बात सत्य है क्योंकि सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, सबका योगदान था, लेकिन क्यों गांधी जी को ही ज्यादा महात्मा का दर्जा दिया गया और गांधी जी क्यों जुड़ पाए लोगों से, क्यों गांधी जी को ही राष्ट्रपिता का दर्जा मिला? तो इसके लिए ये था कि जो उनका प्रयोग करने का तरीका था, जो जिस तरह से वो अपना साध्य को पाने के लिए अपना रहे थे वो अलग था। वो सत्य के प्रति आग्रह कर रहे थे। ठीक है, वो जबरदस्ती नहीं कर रहे थे किसी के लिए कि जबरदस्ती करके हमें दे दो। अहिंसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, अरे हिंसा नहीं कर रहे थे, अहिंसा कर रहे थे। अहिंसा के मार्ग पे चलकर, सत्याग्रह के मार्ग पे चलकर जब उन्होंने प्राप्त किया जब उन्होंने आजादी प्राप्त की तब जाकर उन्हें महात्मा का दर्जा दिया गया। महात्मा उन्हें कौन बोला था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की बोले थे। यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। डैश कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर, बाला साहब देवरस, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बाला साहब देवरस, सेठ गोविंददास। तो ये बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, अम्बेडकर एक महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, महार परिवार में, लेकिन तो भी उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित किया था। अब देखिए अब महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है, वो लोग मराठी कर रहे हैं कि मराठी बोलना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक खुद एक महाराष्ट्र से थे और उन्होंने भी हिंदी को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा जब तक हिंदी क्या कहते हैं, जब तक अंग्रेजी जो है पूरे लोग नहीं सीख लेते तब तक हिंदी को राजभाषा रखना चाहिए। जब तक हिंदी पूरे लोग नहीं सीख लेते तब तक अंग्रेजी को कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए रखना चाहिए, लेकिन हिंदी को ही राजभाषा मानना है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर का भी यही मत था कि हिंदी को ही राजभाषा मानना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोल रहा है उसको गोली मार दिया जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित करता है? जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, सावरकर। तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि वीर पूजा यानी हीरोइक को अगर हम लोग राजनीति में लाएं, ठीक हो, हीरो वर्शिप को, तो एक तानाशाही का रूप लेगा। धर्म में अगर आप किसी एक को मान रहे हैं तो शायद आपको आत्मा की मुक्ति मिल जाए शायद, लेकिन अगर राजनीति में आप किसी एक को मानते हैं तो वो तानाशाही का रूप ले लेता है। जैसे हिटलर को देख सकते हैं, मुसोलिनी को देख सकते हैं, बहुत सारे तानाशाह हुए हैं। ठीक है, उनकी इतनी पूजा हुई है। व्यक्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जो करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है उनकी भी बहुत ज्यादा व्यक्ति पूजा लोग करने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी की भी लोग व्यक्ति पूजा करने लगे थे। ठीक है,
बहुत ज्यादा मानने लगे थे। तो अंधविश्वास किसी भी राजनीतिक पे नहीं करना चाहिए हमें। लोकतंत्र इसीलिए है कि समझ बूझ कर जो अच्छा कर रहा है उसी को वोट दें। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक चेतावनी दी कि वीर पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाती है। और बी आर अम्बेडकर ने इसीलिए संसदीय लोकतंत्र को सुना था। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को इसलिए चुना था कि सोच समझ कर हम लोग वोट देते हैं। कोई एक राज्य के वंशागत शासन का अधिकार नहीं होता है, बल्कि शासन की समस्त शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती हैं। ये नहीं है कि राजतंत्र है, राजा का बेटा राजा बनेगा, या अध्यक्षात्मक है, केवल एक ही व्यक्ति है जो सारा नियम अपने आप ले रहा है। यहाँ पे संसदात्मक होता है, बहुत सारे लोग मिलकर उस नियम को नियम बनने देते हैं, लॉ बनने देते हैं, कानून बनने देते हैं। ठीक है, अगर संसद में बिल नहीं पास हुआ तो वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था, हीरो पूजा नहीं करनी चाहिए। सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया, एम एन रॉय, नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। तो इस पुस्तक के लेखक नरेंद्र देव हैं। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन, ठीक है, समाजवाद और राष्ट्रीय क्रांति, इसके लेखक कौन है? नरेंद्र देव हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ था। निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में उग्रवादी पर अनुदारवादी थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी? तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति में तो उग्रवादी थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता अहिंसा से प्राप्त हो सकती है, उग्रता से प्राप्त हो सकती है। लोगों से अगर कठोर किया जाए, ब्रिटिश शासन से कठोर व्यवहार किया प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो समाज सुधार है वो हम खुद करेंगे। समाज सुधार ऐसा नहीं कि लोग आके कर दें। वो समाज में रूढ़िवादी थे, उस टाइम रूढ़िवादी थे इसलिए थे क्योंकि वो कहते थे कि हम खुद अपने लोग समाज के भीतर से ही समाज सुधारक जन्म लेता है। आप किसी दूसरे समाज के हो सकते, हमारा समाज के सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था, इसीलिए उनको रूढ़िवादी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि वो समाज सुधार के समर्थक नहीं थे, वो समाज सुधार के समर्थक थे, लेकिन वो कहते थे हम खुद कर लेंगे, इसमें ब्रिटिश को अपना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के लोग आके समाज ना करें, अपनी पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर ना थोपे, समाज सुधार ना करें, उनका ये कहना था। ऐसा बी आर तिलक का कहना था, अरे बाल गंगाधर तिलक का कहना था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानूनों की अवमानना, या 1919 के अधिनियम अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार? तो असहयोग आंदोलन में कानूनों की अवमानना नहीं लागू था। ठीक है, इसके साथ उन्होंने 1920 में कलकत्ता एवं नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग का जो प्रस्ताव किया था उसके अनुसार असहयोग आंदोलन में उपाधियों और अनैतिक पदों का त्याग था। मतलब किसी को अगर उपाधि मिल रही है, 1919 में ही बहुत सारे लोग अपनी उपाधि त्याग दिए थे। जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो सर की उपाधि त्याग दिए थे। 1915 में केसरी हिंद की जो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी त्याग दिए थे। कॉलेजों का बहिष्कार हो रहा था, वकीलों एवं बैरिस्टरों का सरकारी अदालतों में बहिष्कार हो रहा था, सैनिक मलबों, नकलबों, क्लर्कों और श्रमिकों द्वारा, ऐसे मतलब कि बहुत सारे बहिष्कार हो रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कानूनों की अवमानना सब लोग कर रहे थे, केवल बहिष्कार हो रहा था, स्वदेशी अपनाया जा रहा था। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध हो रहा था, ये सब हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा है। जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो रही थी 49 वर्ष की उम्र में, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत ने अपना एक हीरा खो दिया है और उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनको पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि रहते हुए गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की कभी उतनी बनी नहीं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी नेता थे और बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे। लेकिन तो भी ऐसा नहीं है कि नरमपंथी लोग नेता एकदम उग्रवादी लोगों से या उग्रवादी नेता नरमपंथी से नफरत ही करते थे। दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते थे, आदर्शों को समझते थे और एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। अपमानजनक भाषा कभी एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग नहीं करते थे।
राजा राम मोहन रॉय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? अस्पृश्यता, विधवा, पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या महिलाओं की शिक्षा? तो सती प्रथा है उसके खिलाफ सफल एक राजा राम मोहन राय ने अभियान शुरू किया और फिर 1829 में कानून भी बना, लॉर्ड बेंटिक ने बनाया था ये कानून, ठीक है। और ये इनके पूरा राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, प्रथा घोर विरोध किया था कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक जाना जाता है। बाल विवाह को रोकने हेतु 1830 में शारदा कानून बना था और सती प्रथा में 1829 में सती प्रथा का कानून बना था। इन्हीं के प्रयत्न से हुआ था, ठीक है। ये बहुत समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? व्यक्ति का महत्व, संगत, समता, समाज, श्रेणीकृत असमानता। तो श्रेणीकृत असमानता किस तरह, मतलब कि ऊपर के लोगों को अच्छा दिया जाए, व्यवहार किया जाए, नीचे लोगों के लोगों से खराब व्यवहार किया जाए, हायरार्कियल जो इनइक्वालिटी है वो बी आर अम्बेडकर की कभी भी नहीं थी। बी आर अम्बेडकर हमेशा से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता चाहते थे और वो कहते थे जब सामाजिक समानता आ पाएगी तभी राजनीतिक लोकतंत्र पूरी तरीके से आ पाएगा। उन्होंने हमेशा उनको महत्व दिया था, सामाजिक समानता को, ठीक है। तो ये तीनों हैं बाल गंगाधर तिलक के, अरे भीमराव अम्बेडकर के, और बस ये नहीं है, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू के प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? योजना, आर्थिक समानता, रूढ़िवाद या सामाजिक परिवर्तन। तो रूढ़िवाद एक नेगेटिव पॉइंट है। रूढ़िवाद उनकी प्रजातांत्रिक समाजवाद में नहीं है। योजना है, आर्थिक समानता भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है, लेकिन प्रजातांत्रिकवाद जो है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये सोशलिज्म का विचार नेहरू के पास आया था रशिया से, ठीक है। जब यूएसएसआर था उस टाइम, तो उससे आया था और उन्होंने रूढ़िवाद को नहीं लेके चला था, बाकी और चीजें उसमें थी। आधुनिक भारत राष्ट्र राज्य का एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार मान जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो उन्होंने किया था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। उन्होंने एक लोकप्रिय आंदोलन चल रहा था, उसमें मुस्लिमों को हतोत्साहित करने के लिए ये संगठन बनाया था, और इसलिए बनाया था कि ताकि मुस्लिम समाज और ब्रिटिश समाज, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिन लोगों का, वो पास आ सके, इसीलिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर अहमद खान ने 1828 में संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंधों को विकसित करना था। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहते थे, स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा? आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक मानववाद की पुकार, बहुलता की स्वीकृति, स्थानीय प्रभुओं की साजिश। तो उन्होंने इसे कहा था स्थानीय प्रभुओं की साजिश। जो स्वराज्य है वो लोग अपना अपना, जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्वराज मिलना चाहिए, स्वराज मिलना चाहिए, लेकिन पेरियार को लगता था कि स्वराज जो है वो पूर्ण स्वराज नहीं होगा, तो उसको स्थानीय प्रभुओं की साजिश बोलते थे, डी। विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है आश्रमों द्वारा संगठित खेती, बैलों के प्रयोग के बिना खेती, सामुदायिक खेती, निर्वाह खेती। तो बैलों के प्रयोग बिना खेती थी, ठीक है। विनोबा भावे महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपना आधा जीवन महात्मा गांधी के आश्रम में ही समर्पित कर दिया था। उसी में अध्ययन अध्यापन करते थे, कताई, खेती का काम करते थे और आश्रम की हर गतिविधि में आगे रहते थे। और बैलों के बिना खेती को वो कहते हैं ऋषि खेती, ठीक है। ऋषि खेती का सिद्धांत दिया था विनोबा भावे ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? हु आर शुद्राज, स्टेट एंड माइनॉरिटी, द अनटचेबल, ये सब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1952 राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरोध था? असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या उपयुक्त सभी। तो साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तो इन लोगों ने विरोध किया था। भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोग विरोध किए थे।
तो ब्रिटिश राज ने चुनौती दी थी कि तुम लोग अपना संविधान खुद बना लो जब तुम लोग को इतनी दिक्कत हो रही है। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बना के दी थी। ठीक है, उस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध किया था कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे संविधान। उन्होंने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री बिंदु एक दिया था, उसको बनाया था कि ये हमारा संविधान होगा। तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था नेहरू रिपोर्ट का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक नहीं रहा है? भारतीय प्रेस, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा, मुस्लिम सांप्रदायवाद। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारक नहीं रहा है, भारतीय प्रेस रहा है। ठीक है, भारतीय प्रेस तरह तरह की पत्रिकाएं निकालता रहा है और लोगों में राष्ट्रवाद जगाता रहा है। ठीक है, तरह तरह ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमेशा लिखता रहा है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद जगा। सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन से ही, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा भी एक राष्ट्रवाद का कारण था क्योंकि लोग भारतीय शिक्षा चाहते थे। तो उसके बाद जो मुस्लिम संप्रदायवाद था वो कोई भी राष्ट्रवाद का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे हम लोगों का। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का और सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो माउंटबेटन जो है आधार बनी थी दो चीजों का, सत्ता के हस्तांतरण का और देश के विभाजन का। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा देश का विभाजन। क्यों? इसलिए क्योंकि आयोग ने यही आंसर माना है, देश का विभाजन। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का 1947 में आता है कि अच्छा देश का विभाजन करना पड़ेगा और पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे। तो 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन होता है। माउंटबेटन जो है हमारे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर बनते हैं और उसके बाद अंतरिम सरकार में सिराज गोपालाचारी बनते हैं ब्रिटिश गवर्नर। और उसके बाद क्या होता है कि ये भारत जो है दो भागों में बढ़ जाता है, पाकिस्तान और भारत करके दो भागों में बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो पंजाब और बंगाल हैं उनकी पहले से ही बंटवारा कर दिया जाता है कि लोगों को जाने में आसानी हो। और जो रियासतें थी उनको कहा गया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं पाकिस्तान में, आप चाहें जा सकते हैं भारत में। तो देश का विभाजन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 किस संबंधित संघ सरकार का निर्माण संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण के दिशा निर्देश, ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि है, संपूर्ण भारत में उस समय हो रहे सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने की योजना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि। 1947 के अधिनियम में लिखा था कि अब ब्रिटिश सरकार का भारत पे कोई राज नहीं रहेगा, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश बन चुका है और वो जो ब्रिटिश है उसको पूरी सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी भारतीयों को। कौन सा समूह अंबेडकर पर पड़े प्रभाव का सही प्रदर्शन करता है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, मनु, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, तुलसीदास या कबीर। कबीर, ज्योतिबा फूले, सूरदास। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जो है, ठीक है, वो बी आर अम्बेडकर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं क्योंकि बुद्ध और कबीर दोनों किसी जाति पाति को नहीं मानते थे और ज्योतिबा फूले हमेशा समाजवाद समतावाद की बात करते थे। ठीक है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीन जो है वो इन पे प्रभाव डालता है। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 26 फरवरी 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 31 दिसंबर 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून से तोड़कर शुरू होती है जो 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा की थी। और 30 यात्रा की 12 मार्च 1930 को यात्रा की थी और गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। दांडी मार्च तक यात्रा हुई थी, 24 दिन की लंबी यात्रा थी। वहां पे जाके सब लोग वहां पे समुद्र के पानी से क्या हुआ, नमक बनाए थे। इसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। मनु, कौटिल्य, अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेम ही सत्य और सत्य ईश्वर है। जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर क्या है तो उन्होंने नेति नेति नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोग होते हैं और अगर आप आस्तिक हैं तब तो ईश्वर को मानेंगे, लेकिन आप नास्तिक हैं तो आप ईश्वर को नहीं मानेंगे लेकिन आप सत्य को मानेंगे। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर आप सत्य को मानते हैं तो आप ईश्वर को ही मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा सत्य ही
ईश्वर है इनका, इसलिए उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें छुआछूत, जाति पाति, स्त्री सती प्रथा, इन सब के खिलाफ, विधवा विवाह, इन सब के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन बनाया था, वो बच्चों का था, ठीक है, वहां पे पढ़ाई होती थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने जन्म के आधार पर जाति ना हो इसकी बताया था आर्य समाज में। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अब ठीक है। अब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नीति, धर्म, मानवता या सत्ता। तो राजनीति का जो गांधीवादी मॉडल है उसमें सत्ता जो है वो विशेषता नहीं है, बाकी नीति, धर्म और मानवता वो गांधीवादी मॉडल में है। गांधी का जो राजनीतिक चिंतन कर्म के दर्शन के माध्यम से था, उद्देश्य और साध्यों के बीच था, ठीक है, समन्वय स्थापित करना था। गांधी जी राज्य के विरोधी थे, राज्य के संबंध में उनकी विचारधारा अराजकतावादी थी। उन्होंने जेल, पुलिस, वकीलों, इन सब का मतलब नहीं माना था। वो अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में सब लिखते हैं। निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों को शासन, या स्वशासन, या सत्ताधारी का शासन। स्वशासन जो है वो गांधी के स्वराज की अवधारणा है कि खुद का शासन होना चाहिए। लोग इतने अनुशासित हैं कि वो खुद का शासन कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं कि कानून का शासन जरूरी हो। निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? कार्य, जन्म, गतिविधि या मानव का? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होने चाहिए, ये कार्य के आधार पर ही होने चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ए का हो जाएगा 2। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बी का हो जाएगा 1, करो या मरो महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। सी का हो जाएगा 4 और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2143 2143 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2143। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है व्यक्तिगत सत्याग्रही से और उसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, वो आश्रम में ही रहते थे, उनके आश्रम का ही कार्य करते थे। 1940 में जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर या चौधरी रहमत अली। तो एम के गांधी, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो उस समय बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध में उधर मित्र जो राष्ट्र थे वो हार रहे थे और ब्रिटेन की सेना हमारे लोगों को ले जाकर वहां सैनिक बनवा रही थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे युद्ध में हमारे भारतीय। तो बहुत उधर देश से लोग दबाव डाल रहे थे कि ब्रिटेन को अब आजाद कर देना चाहिए भारत को। तभी क्रिप्स मिशन ने कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है, महात्मा गांधी ने इसे कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति से, समाज के लिए चरमपंथी तरीकों में, सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, ठीक है, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में जो नरमपंथी थे उनका विश्वास था, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा विनय पत्र लिखते रहते थे और प्रेयर करते रहते थे ब्रिटिश से, बहुत ही पोलाइटली भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन इसी का विरोध कौन करता था? उग्रवादी जो लाल बाल पाल थे इसी का विरोध करते थे कि ऐसे आप लोग करते रहेंगे बरसाती मेढक की तरह टटर और या फिर धूल चाटते रहेंगे पैरों की, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो हमें ठोकर ही मारते रहेंगे। और नरमपंथी क्या करते थे? शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीकों से करते थे।
निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? यह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। नहीं, नरमपंथियों के उद्देश्य तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। उन्होंने मराठी केसरी और हिंदी, ये भी दोनों सही है। ये दोनों एक ही थे, है ना? ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गया, तो ए और बी दोनों को करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो है क्वेश्चन था वो इतना ही था, ठीक है। कल आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने क्या क्या बात की। ये आप अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उसमें उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आपको क्या फीडबैक देना हो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।